नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो अध्याय 5 था मांग की लोच, उसमें हम विधियाँ पढ़ने लग रहे हैं और विधियों में मैंने अनुपातिक विधि करवा दी है। नेक्स्ट विधि है कुल व्यय विधि। नाम से ही पता चलता है कि कुल व्यय का ही इसमें ज़्यादा रोल रहेगा। कुल व्यय के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इसमें जो मांग की लोच है उसको ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हमने जब पेपर में 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसके बारे में एक दो लाइन लिखते हैं। जैसे इस विधि का जो प्रतिपादन है किसने किया है, यानी किसने इसके बारे में बताया, डॉक्टर मार्शल ने। अनुपातिक विधि का भी और इस विधि कुल व्यय विधि का भी डॉक्टर मार्शल ने ही क्या किया है, प्रतिपादन किया है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, बताया है, जिसमें उन्होंने कीमत में परिवर्तन का दो ही चीज़ होंगी, इसमें मात्रा का कम रोल रहेगा, कीमत का और कुल व्यय का, ये दोनों का संबंध देखेंगे। कीमत में यदि परिवर्तन हो जाता है तो कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जिसके द्वारा हम मांग की लोच कितनी होगी इसके बारे में क्या है उसने समझाया है। किसने? डॉक्टर मार्शल ने। भी कीमत में यदि परिवर्तन हो जाता है तो कुल व्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके आधार पर जो मांग की लोच होगी वो कितनी होगी, इसमें वो बता रखा है। मांग की लोच का मतलब ईडी, भाई ईडी 1 के बराबर होगी, 1 से अधिक होगी या 1 से क्या होगी, कम होगी। ये हमने 3 पॉइंट क्लियर करने हैं इसमें। तो सबसे पहले यदि हम टेबल देख लेते हैं तो टेबल के आधार पर ही हम इसकी व्याख्या लिख सकेंगे। तो जैसे तालिका है, पहले हम तालिका देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसकी जो ये पॉइंट मैंने लिखवाए थे नोट्स में, इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले बस इतना दिमाग में रखो। अब तालिका, तो इसमें हमने किसका संबंध देखना है, कुल व्यय का और कीमत का। इन दोनों के आधार पर हमने मांग की लोच बतानी है। तो देखो, जब ईडी 1 के बराबर है तो किस स्थिति में होगी, इसमें तब होगी कीमत, यदि टेबल में हमने लिखनी है शुरू में कीमत 2 रुपये। जब शुरू में 2 कीमत थी तो हम उसकी केवल 4 मात्रा खरीद रहे थे और उस पे जो खर्चा है कितना हो गया था, 8, क्योंकि इन दोनों को यदि गुणा कर देते हैं तो दोनों कितने हैं, 8। यानी भाई हमारे पास 8 रुपये थे, तो अगर 2 रुपये उसकी कीमत है तो हमने 4 वस्तुएं खरीदी ले, खर्चा इतना हो गया। अब कीमत बढ़ गई 2 से 4, कितनी होगी, 2 से 4। अब कीमत होगी ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, कम मात्रा खरीदेंगे। लेकिन कुल व्यय कितना है, 8 ही रुपये है हमारे पास, तो 8 ही रुपये हमने खर्च किए हैं। लेकिन इन दोनों का रिलेशन बताना है हमने, इसका नहीं, इन दोनों का। क्या हुआ है, कीमत के बढ़ने पर 2 से 4 कुल व्यय जब समान रहे, या कीमत के 4 से 2 लिख लो तो भी कुल व्यय समान रहे, 8 और 8, तो मांग की लोच क्या होगी, 1 के बराबर। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, किसमें, कुल व्यय में। कुल व्यय समान रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा जो खर्चा है उतना ही रहा है। तो ईडी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के, मांग की लोच की। मार्शल ने यही बताया है, यदि कीमत बढ़े या कम होए लेकिन कुल व्यय जब हमारा समान होगा तो ईडी 1 के बराबर होगा। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है और इसको इसमें लिख दिया इन्होंने। कैसे, मांग की इकाई लोच कब होती है, जब वस्तु की कीमत के परिवर्तन होने पर कुल व्यय पर जब कोई नहीं प्रभाव पड़े तो ईडी हमेशा 1 के ही बराबर होगी। ईडी का मतलब क्या है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने टेबल समझी उसी के आधार पर वो लाइन यहाँ लिखी है हमने, ऐसे ही हमने लिखना है। सेकंड, हमने जब कीमत थी 2, सेम कीमत वाली में 2 रुपये कीमत है, वहाँ भी 2, 4, 8, यहाँ भी 2, 4, 8, पहले में कोई बदलाव नहीं है। अब कीमत बढ़ गई, ये भी सेम यही रखना, 2 से 4। लेकिन कीमत के बढ़ने पर जब कुल व्यय कम हो जाए, कीमत 2 से 4, ठीक है, कीमत बढ़ गई 2 से 4, लेकिन कुल व्यय पहले 8 था, इन दोनों की गुणा करो और इन दोनों की गुणा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
पहले कुल व्यय 8 था, कुल व्यय कम हो गया। तो दोनों का संबंध कैसा हुआ, इन दोनों का संबंध दिमाग में ये सोचना कैसा, भाई ये चीज़ तो क्या हुई है, बढ़ी है, और ये चीज़ कम हुई है। एक चीज़ क्या हुई है, ये बढ़ी, और ये क्या हुई है, कम। उल्टा रिलेशन नहीं होगा, एक तो बढ़ गई एक कम होगी। तो दोनों में, कीमत में और कुल व्यय में कैसा संबंध है, ऋणात्मक है। तो देखो कुल व्यय क्या हुआ है, कम। दोनों में कैसा संबंध हुआ, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसमें ईडी क्या होगा, ज़्यादा होगा 1 से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक है। इसको ही हमने बस इसमें लिखना है कि मांग की लोच इकाई से अधिक कब होगी, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर। भाई कीमत परिवर्तित हुई थी, क्या हुई थी, 2 से 4 होगी, तो कुल व्यय भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में, उल्टा। चाहे आप 4 से 2 कर लो तो कीमत कम हो जाएगी, और ये क्या होगी, 4 से 8 बढ़ जाएगा। यह चीज़ कम और यह बढ़ेगी, दोनों में उल्टा रिलेशन है, विपरीत दिशा में है। जब दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब ईडी क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। क्या होगी, इकाई से अधिक। अब है तीसरी। 2 क्लियर हो गए। पहले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत के कम हो जाओ चाहे अधिक हो जाओ, ये क्या रहेगा, समान रहेगा। दूसरे में क्या है, एक के कम होने पर दूसरा क्या है, बढ़ जाता है, और दूसरे के बढ़ने से पहले वाला ये है, कम हो जाता है। अब हमने क्या बताना है, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या है, सेम टेबल का पहली लाइन में ये और ये सेम लिख दो। दूसरे में हमने 8 बनाना है, यानी उसको समान रखना है। इसमें क्या करना है, कम करना है, और इसमें हमने क्या करना है, अधिक। देखना 4 दूनी 8, ठीक है, कुल व्यय इतना था। अब कीमत क्या होगी, बढ़ गई 2 से 4। ये लाइन सेम रखनी है इस टेबल में। लेकिन अब की बार ये क्या था, कम हुआ था, अब की बार हमने बढ़ाना है। तुम कितना भी, 3 भी कर सकते हो, 4 भी, 4 चौक 16 भी लिख सकते हो यहाँ पर, 3 भी, 4 तिये 12, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, कीमत के बढ़ने पर, ये बढ़ी है भाई, तो कुल व्यय भी क्या हो गया, बढ़ गया। उल्टा करके देख लो, कीमत के कम होने पर, 4 से अगर 2 कर लेते हैं तो कुल व्यय 12 से 8 यानी कम हो गया। किस दिशा में परिवर्तन है, उसी दिशा में, सेम अनुकूल परिवर्तन आया है, तो कुल व्यय क्या हो गया था, बढ़ गया था। कीमत के बढ़ने पर जब कुल व्यय बढ़ जाता है तो ईडी क्या होगी, कम होगी 1 से। ये 1 ज़्यादा है, इस तरफ की चीज़ है वो कम होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कम। यानी उसी दिशा में जब परिवर्तन होता है तो मांग की जो लोच है वो क्या होगी, इकाई से कम। ऐसे ही हमने इसमें एक्सप्लेन करना है, तीनों पॉइंट के 2 हमने कर लिए थे, तीसरा में क्या, इकाई से कम लोच मांग कैसे लिखनी है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, कीमत में परिवर्तन किया था भाई 2 से 4, तो कुल व्यय में भी क्या किया हमने, परिवर्तन, लेकिन किस दिशा में हुआ, यदि वो बढ़ा की देखी है हमने, कीमत में बढ़ाया है तो कुल व्यय भी बढ़ाना पड़ेगा, कीमत कम है तो कुल व्यय भी। तो ईडी हमारी क्या रहेगी, हमेशा इस दिशा में क्या होगी, ईडी लेस देन 1 है, इकाई से कम होती है। और इसको जब हम पहले हमने ये इसके बारे में लिखा, फिर एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, इसकी तालिका बना दी, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो तीनों को बाई तालिका एक एक लिख के बताओगे भी, ऐसे ईडी 1 के बराबर है, 1 से अधिक है, 1 से कम है। बस उसमें आपने क्या लिखना है भी, कुल 8 रुपये हैं, रुपये के आधार पर बताना भी 2 से 4 हुआ, बस इतना ही लिखना होगा इसमें। अब हमने क्या बनाना है, इसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए हमने क्या लेना, हमेशा वही हम OX और OY लेते हैं, लेकिन इस चित्र में एक विशेष बात ये है, जब OX लिया हमने और एक OY लिया है, यहाँ पर कीमत हमेशा जैसे पीछे के चित्रों में आई है, कीमत यहीं पे आई है, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, कुल व्यय आएगा, क्योंकि कौन सी विधि पढ़ने लग रही है हमें, कुल व्यय विधि। मात्रा का तो जिक्र था ही नहीं थी, वो तो जैसे साउंड होती है उसमें अल्फ़ाबेट्स की, उसको साइलेंट कर देते, तो मात्रा साइलेंट है इसमें।
तो जैसे मात्रा उसमें साइलेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान रखना, विशेष ध्यान इसी का है भी। यहाँ पर हमने कुल व्यय लेना है और यहाँ पे कीमत, मात्रा नहीं कुल व्यय। अब हमने चित्र बनाते टाइम ये ध्यान रखना, जैसे टीवी का पीछे का होता है ना, पहले हमारे ब्लैक एंड वाइट, एलईडी नहीं, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते हैं, तो उनके पीछे का ऐसे होता है। एक लाइन ये लगा लो, एक लाइन ये लगा दो और ये लगा दी हमने, 3 लाइन खींच दी हमने। उसके बाद हम खींचेंगे, जैसे ये लाइन थी ये वाली और ये वाला पॉइंट है, जब ये यहाँ से मोड़ते हैं इन दोनों को मिला, इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ, 2 लाइन ये आ गई पहले। फिर इससे थोड़ा सा गैप दे के नीचे की तरफ एक लाइन ये लगा दी और एक लाइन ऐसे ही ऊपर की तरफ लगानी है। तो हमने 4 लाइन लगानी है और उसको नाम दे देना अपनी मर्जी से, जैसे मैंने दिया है। और ये जो लाइन बन गई ये ऐसे ऐसे ही, यह पूरी लाइन क्या कहलाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर की, टी और ई। टी का मतलब टोटल, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, यानी कुल व्यय की लाइन है। ये वक्र किसका बना है, कुल व्यय का। उसमें डीडी वक्र बनता था, मांग वक्र, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे क्या है, कुल व्यय, कुल व्यय वक्र बनाया है हमारा। इस पे जब हमने लिखनी है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी, पॉइंट का नाम हमने अपनी मर्जी से देना है, अपनी मर्जी से ए बी सी डी लिख दिए। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से लिखोगे, जब व्याख्या करोगे तो सेम ये नाम लेके बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे जब बीच में लगाए थे तो एन और एम, यहाँ पे पी और आर, तो तुम अपनी मर्जी से एफ जी कुछ भी लिख सकते हो। ऊपर की जो यो पोर्शन है ये वाला, यहाँ से इस लाइन से नहीं, इस लाइन से ऊपर वाले पोर्शन में हम, इस लाइन से ऊपर वाले पोर्शन के यहाँ पर जो मांग की लोच है हमने ये दिखानी है। तो मांग की जो लोच है वो क्या होगी, अधिक, ऊपर अधिक, बीच में जब ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये बराबर है, और इसके नीचे वाली जो ये पोर्शन है यहाँ पर क्या आएगा, ये कम। नीचे ने कम होया अगर है, ऊपर ने ज़्यादा मांग की लोच, और यहाँ पे बराबर। अब हम देखेंगे इसको किस तरह से है ये। अब सबसे पहले पॉइंट हम ये लेते हैं, जब कीमत कितनी है, ओ और एन, कीमत कितनी ली है हमने, ओ और एन ली है। साइड में हम लिख लेते हैं, चाहे तुम लिख ले हो साथ साथ में, ओ एन कीमत है, कितनी है, ओ एन। तो हमारा कुल खर्चा कितना है, एन और बी, यहाँ पे कीमत और यहाँ पे खर्च, या इसको क्या कहेंगे, कुल व्यय। कितना है ये, यहाँ पे कितना आया था हमारा, एन बी, क्योंकि कुल व्यय की लाइन तो ये है ना, ये वाली, एज इट इज़ लिख लिया हमने, ओ एन लिखा, ओ एन और एन बी, यहाँ पे लिख लेती हूँ सुविधा के लिए, ओ एन और दूसरा क्या है, एन और बी, कुल खर्च। अब कीमत हमने क्या करनी है, वो 2 मान के सोच लो, ये 2 रुपये है। अब हमारी कीमत क्या होगी, कम, ये 4 मान के सोचो, 4। अब कीमत कितनी होगी, कम, कितनी कम, कीमत की लाइन है, ओ एन से कीमत कितनी होगी, ओ एम, ओ एम कीमत होगी, ओ एम कीमत हुई है, लेकिन कुल खर्च कितना है, एम और सी, ये एम है और ये सी है, एज इट इज़ लिखना है, एम और सी है। तो ये देखो ये वाली लाइन एन और बी की और एम और सी की, दोनों लाइन इक्वल नहीं है, बाहर थोड़ी ना गई है। इसी के आधार पर मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो ये मान ले 8 है, तो चाहे ये थी तो भी 8 है और ये है तो भी 8 है, यानी कीमत तो क्या हुई है, 4 से 2 होगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए ईडी क्या है, 1 के बराबर। चित्र में यही बताना होता है कि जब कीमत कम हो जाए तो भी कुल व्यय क्या रहेगा, इतना ही, और कीमत से उल्टा करके दिखा दो तो भी कुल व्यय क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मांग की लोच क्या रहेगी, 1 के बराबर। अब है इस वाला पोर्शन करते हैं, जब कीमत है ओ आर, कितनी होगी, ओ आर, और उस पर खर्च कितना है, आर ए, आर ए,
अब कीमत होगी कम, कितनी होगी? ON, और उस पर खर्च कितना है? NB। अब कौन सी लाइन बड़ी है छोटी है? ये लाइन छोटी है और ये है बड़ी। कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ गया। किस दिशा में है? हमने पीछे पढ़ा था, जब कीमत कम हो जाए और कुल व्यय बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? विपरीत दिशा में है तो ED क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। इसलिए इन लाइनों पर ED क्या है? इस लाइन से इस लाइन पर हमारी ED क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1, यानी इकाई से अधिक। अब नीचे वाला, जब कीमत OM है, OM कीमत है, खर्चा कितना है? MC। अब कीमत होगी कम, कितनी? OP। खर्चा भी कितना होगा? कम, PD। जब कीमत ज़्यादा थी खर्चा ज़्यादा था, कुल व्यय ज़्यादा था। अब कीमत कम होगी, कुल व्यय कम हो गया। किस दिशा में है? सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में है तो ED क्या है? लेस देन 1, इकाई से कम। इस चित्र के माध्यम से हमने यही सिखाया है, जब कीमतें कम हो जाए या बढ़ जाए कुल व्यय समान रहेगा तो ED 1 के बराबर है। ऊपर कीमत के कम होने पर कुल व्यय यदि बढ़ जाता है तो ग्रेटर देन 1। कीमत के कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ED लेस देन 1। लेकिन जब व्याख्या करेंगे तो सेम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। नीचे तालिका जब आप व्याख्या का पेज पढ़ोगे तो सेम यही है। विचित्र से हमें पता चलता है कि OX पर हमने कुल व्यय लिया है, OY पे कीमत ली है। ये हमारी TE लाइन किसकी लाइन है? कुल व्यय की लाइन है। और इन नीचे मैंने जो लिखवा रखा है सेम यही लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये पोर्शन इनकी व्याख्या की है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लाइन अगर चित्र तालिका और ED 1, ED ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 की एक बार तुम व्याख्या वहाँ कर देते हो तो 6 नंबर कोई कहीं नहीं गई तुम्हारे। धन्यवाद बच्चों।